नमस्कार। BLI 223 का हम लोग ब्लॉक 2 करने वाले हैं। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, पुस्तकालय प्रसूचीकरण। इसका पहला जो टॉपिक है वो है पुस्तकालय प्रसूची की परिभाषा क्या है, लाइब्रेरी कैटलॉग का डेफिनेशन क्या है। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहले कैटलॉग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कैटलॉग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कैटा एंड लॉग्स। कैटा मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, लॉगस मतलब होता है ऑर्डर और रीज़न। मतलब कटा का मतलब के अनुसार और लॉगस मतलब क्रम या तर्क। तो इसका ये मतलब होता है यानी किसी विषय या सामग्री को उचित तरीके से एक योजना के अंतर्गत व्यवस्थित करना, एक क्रम के अनुसार लगाना किसी भी चीज़ को। जो पुस्तकालय होते हैं वो कई तरह के सुविधाएं देते हैं और इसमें में से एक सुविधा है पुस्तकालय प्रसूची का भी, कैटलॉगिंग का भी। और वो शेल्फ में किताबें कहाँ पे रखी हुई हैं, वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है, ये सारी सूचनाएं इसमें उपलब्ध होती हैं। डॉक्टर SR रंगनाथन ने भी बोला है कि प्रसूची एक उपकरण है जो पाठकों को पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तक के संबंध में सूचना प्रदान करती है। तो ये डेफिनेशन हो गया और उसका अर्थ क्या हो गया कैटलॉग का, ये हमें पता चल गया। डॉक्टर रंगनाथन ने कैटलॉग को दो तरीके से बताया। एक तो ये एक प्रिंटेड भी हो सकता है और ये हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है, इन्होंने बताया। और पुस्तकालय जो कैटलॉग होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि उसमें खोजने के लिए एक लोकेशन संख्या दिया होता है, एक नंबर दिया जाता है। और दूसरी चीज़ जो होता है उसमें सूचना जो होती है, उसमें लेखक, उसमें उसका शीर्षक, जो पुस्तक है उसका प्रकाशक, प्रकाशन का कब हुआ था, टाइम, तिथि और ये स्थल, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं और व्यवस्थित रूप से ये संलेख के रूप में रखी होती हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं और पाठ्य पुस्तक सामग्री कितनी है, उसकी सूची भी उपलब्ध होती है हमें। पुस्तकालय प्रसूची का उद्देश्य क्या है, तो ये चार्ल्स एमनी कटर ये बताते हैं उद्देश्य, और रंगनाथन ये उद्देश्य बताते हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि चार्ल्स एमनी कटर और रंगनाथन द्वारा बताए हुए उद्देश्यों में अंतर बताइए। तो ये पूछा जा चुका, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने ये हाईलाइट भी किया है। चार्ल्स एमनी कटर, ये 1896 में इनकी पुस्तक का नाम था रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। तो इन्होंने कुछ उद्देश्य बताया था। पहला उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को पुस्तक प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बनाना। किस आधार पे, चाहे वो लेखक का नाम बोले, चाहे वो शीर्षक बोले या विषय। मान लो मैंने हिस्ट्री की बुक ले ली और बोला बिपिन चंद्रा का बुक चाहिए, बिपिन चंद्रा ही सिर्फ मैंने बोला, तो लेखक का ही नाम मैं बोल रहा हूँ। शीर्षक में भी बोल सकता हूँ, मान लीजिए आधुनिक भारत, शीर्षक ये हो गया। विषय क्या हो गया, इतिहास। तो इन तीनों माध्यमों से खोजा जा सके। और या प्रदर्शित करना कि पुस्तकालय में पुस्तक उपलब्ध है, इसका दूसरा उद्देश्य ये है। चाहे वो लेखक के द्वारा रचित हो या विशिष्ट विषय पे हो या साहित्य पर हो। अगला है पुस्तक चयन में सहायता प्रदान करना, संस्करण के बारे में और लक्षण के बारे में। तो ये 3 उद्देश्य ये कटर बताते हैं। अगला रंगनाथन ने क्या उद्देश्य बताया उसके बारे में बोल लेते हैं। तो रंगनाथन का जो 5 नियम था उसमें में से 4 पे बेस्ड है ये सारी चीज़ें। पहला, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, तो ये कैटलॉगिंग के थ्रू ही हो सकता है। दूसरी, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, कैटलॉगिंग के थ्रू होगा। समय कैसे बचेगा, जब उसकी लिस्ट होगी तुरंत मिल जाएगा इंडेक्सिंग के थ्रू। कर्मचारियों का भी समय नष्ट होने से बचे। ये 4 चीज़ें हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो लुबेटज़की ने कार्य इसको बताया है। तो एक प्रकार के विषय को एक स्थान पर रखा जा सके और किसी विशेष प्रकाशन या विशेष पुस्तक का जो संस्करण है उसको पाठकों को उन्हें प्राप्त करने के लिए सुविधा होनी चाहिए। शीर्षक के आधार पर ग्रंथमाला, पृष्ठ, वर्ष आदि महत्वपूर्ण विवरण उसमें उपलब्ध होने चाहिए। और हर पुस्तक को एक निश्चित नंबर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, जैसे 203.357 ऐसे करके नंबर दिया जाता है जिससे उसको खोजने में आसानी हो। और उसमें लेखक का नाम, अनुवादक का नाम, संपादक का नाम, चित्रकार का नाम, ग्रंथमाला, ये सारी चीज़ों के नाम उसमें होते हैं। और
एक लेखक के जितनी भी पुस्तकें लिखी हुई हैं वो एक जगह पे प्राप्त हो जाएं, इसकी भी बात की जाती है। तो और रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय की जो सूची होती है, इसका कार्य होता है कि पुस्तकालय विज्ञान के नियमों का पालन करना। ये हो गया। तो ये लाइब्रेरी कैटलॉगिंग हो गया, कैटलॉगिंग एंड लाइब्रेरी कैटलॉगिंग हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा देखा। अगला जो प्रश्न है, पुस्तकालय प्रसूची किस प्रकार से अनुक्रमणिका और निधानी सूची पदों से भिन्न है। मतलब लाइब्रेरी कैटलॉग और सेल्फ लिस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि ये दोनों में क्या होता है। तो पुस्तकालय प्रसूची क्या होता है कि पुस्तकालय के संग्रह के उपयोग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये अद्वितीय और विशिष्ट उपकरण है जहाँ पे प्रलेखों को, पुस्तकों को खोजने में सहायता मिलती है और चाहे जो लेखक हमें खोजना हो वो आसानी से मिल जाता है। सेल्फ लिस्ट में क्या होता है, सेल्फ मतलब वो ढांचा होता है जहाँ पे किताबें रखी जाती है उसको सेल्फ बोलते हैं, या जहाँ पे प्रलेख रखे जाते हैं वो जो खांचा बना होता है या खाना जो बना होता है या उसी को बोलते हैं सेल्फ। उसको हिंदी में निधानी बोलते हैं। तो पुस्तक, ढेर सारी पुस्तकें होती हैं, उनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित रखने के लिए किसी भी कक्षा या भवन में विभिन्न तल बनाए जाते हैं और उसमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं सेल्फ में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कैटलॉग और सेल्फ लिस्ट में। तो सबसे पहले यूज़र के लिए क्या चीज़ है, तो कैटलॉग जो होता है वो पाठक के लिए और पुस्तकालय स्टाफ दोनों के लिए होता है, लेकिन सेल्फ लिस्ट जो होता है वो सिर्फ स्टाफ के लिए होता है और इसकी प्रयोग बार बार किया जा सकता है कैटलॉग का, लेकिन जो सेल्फ लिस्ट है उसका कभी कभार प्रयोग किया जाता है जब नई पुस्तक वगैरह मंगानी हो तब। व्यवस्था इसका क्या है, तो ये लेटर अल्फ़ाबेटिकली होता है, ठीक है, या क्लासिफाइड होता है पुस्तकालय कैटलॉग, लेकिन ये जो सेल्फ लिस्ट होता है ये केवल क्लासिफाइड होता है, व्यवस्थित होता है। स्वरूप कैसा होता है, एक तो कैटलॉग जो होता है वो कार्ड के रूप में कंप्यूटरीकृत होता है, लेकिन जो सेल्फ लिस्ट होता है हमेशा कार्ड के रूप में ही होता है। और योजित और विश्लेषण प्रविष्टियाँ कौन कौन सी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं ये पूछ रहा है। तो पुस्तक कैटलॉग में क्या होता है, देखो कैटलॉग की हिंदी प्रसूची है। अगर हम लोग प्रसूची नहीं बोलेंगे तो एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज होंगे, प्रसूची नहीं लिखेंगे कैटलॉग ही लिखेंगे, तो प्रसूची बोलते हैं। तो पाठकों के विभिन्न दृष्टिकोणों को संतुष्ट करने के लिए उसमें प्रविष्टियाँ होती हैं, जैसे लेखक का नाम हो गया, शीर्षक हो गया, विषय हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन सेल्फ लिस्ट में क्या होता है, इस प्रकार की प्रविष्टियाँ नहीं पाई जाती हैं क्योंकि वो स्टाफ के लिए होती है, वो अपना आराम से समझ लेते हैं। अभी इंडेक्सिंग और पुस्तकालय प्रसूची, इन दोनों में क्या अंतर होता है, अनुक्रमणिका और पुस्तकालय प्रसूची में क्या अंतर होता है। तो व्यवस्था कैसी होती है, इंडेक्स तो आप लोग जानते ही हो ना कि किस तरह से किसी भी विषय को, किसी भी पुस्तक को, उसके विभिन्न विभागों को एक जगह पे सूचीबद्ध तरीके से लिख दिया जाता है, इसी को बोलते हैं अनुक्रमणिका। तो व्यवस्था किस तरह से होती है, तो जो पुस्तकालय प्रसूची होता है वो वर्ण क्रमानुसार होता है, मतलब वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, और जो इंडेक्सिंग होती है वो भी हमेशा वर्ण क्रम के अनुसार ही व्यवस्थित किया जाता है। एंट्री कैसे होती है, एक तो विषय से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका ब्यौरा दिया जाता है, लेकिन इंडेक्सिंग में केवल उसका विषय का उल्लेख होता है। लचीलापन कितना है कैटलॉग बहुत ही लचीला होता है, इसमें नई प्रविष्टियों को जोड़ा जा सकता है और इंडेक्सिंग में भी जोड़ा जा सकता है। और उद्देश्य क्या होता है कैटलॉग का, पुस्तक को प्राप्त करना, रिकॉर्ड को प्राप्त करना, और इंडेक्स का इसमें लेखक, शीर्षक, विषय, इन सारी चीज़ों की सूचियाँ हमें प्राप्त होती हैं, बिब्लियोग्राफी प्राप्त होती है। प्रविष्टियाँ कौन सी होती हैं कैटलॉग का तो हम जानते हैं। अनुक्रमणिका में इस प्रकार की कुछ ऐसे साधारण चीज़ें लिखी होती हैं, उसमें लेखक का नाम वगैरह नहीं लिखा होता है। अब इसमें ये बताया गया है, अगला जो टॉपिक है कि ये जो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है वो 5 लॉज जो हैं, 5 प्रिंसिपल्स, उसको किस तरह से सेटिस्फाइड करते हैं, इसका चर्चा करना हम लोगों को, ठीक है। तो डॉक्टर रंगनाथन जो कि 5 लॉज के जनक हैं, इनकी पुस्तक का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये 1930 में ही इन्होंने लॉन्च किया था और बहुत ही जीनियस पर्सन थे। तो इन्होंने 5 नियम बताए थे। सबसे पहला, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, उपयोगार्थ भी आप बोल सकते हो। दूसरा, प्रत्येक
पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए और प्रत्येक पुस्तक का उसको पाठक मिलना चाहिए, पाठकों का समय बचना चाहिए। और जो चौथी चीज़ है वो पुस्तकालय वर्धनशील हैं, ठीक है। तो किस तरह से इसमें लाइब्रेरी कैटलॉगिंग हेल्पफुल होता है? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, कब उपयोग होंगी? जब पाठकों को मिल पाएंगी। तो इंडेक्सिंग से क्या हो, कैटलॉगिंग से क्या होगा? जल्दी से हमें पुस्तकें मिल जाएंगी। प्रसूची से प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलना चाहिए, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलना चाहिए। ये कब हो पाएगा? जब कोई पाठक खोजने आए कोई पुस्तक, उसको तुरंत मिल जाए। तो उसमें जो प्रसूची है, पुस्तकालय प्रसूची बहुत ही हेल्पफुल होती है। और इसमें बालक जो होते हैं, छोटे बच्चे, या जो कोई विशेषज्ञ होते हैं, कोई विकलांग व्यक्ति होता है, मैंने बताया था ना कि आप लोग प्लीज़ हेल्प करना नेत्रहीन बच्चों का, जो ब्रेल लिपि में सारी चीज़ें होती है, जब आप लाइब्रेरियन बन जाना। तो उसमें विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं, तो प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिलना ही चाहिए। और ये कैटलॉगिंग से बहुत ही आसान हो जाएगा। और कैटलॉगिंग से क्या होगा, प्रसूची से क्या होगा, बहुत ही जल्दी से वो पुस्तक मिल जाएगी, तो पाठकों का समय भी बचेगा। अगली चीज़ है, पुस्तकालय जो है वर्धनशील होती है, इसमें नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो जब हमारे पास एक लिस्ट बना रहेगा तो हमें कौन सी चीज़ें मंगवानी है, कौन सी नहीं मंगवानी है, या कितनी चीज़ें आई हैं नई, उसको कैसे शामिल करना, ये आसान हो जाएगा। तो इसमें भी ये हेल्पफुल है। तो इस तरह से पुस्तकालय बहुत ही ज़्यादा मददगार है। अगला है पुस्तकालय प्रसूची, ग्रंथ सूची और प्रकाशन सूची। लाइब्रेरी कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी और पब्लिशर कैटलॉग, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो लाइब्रेरी कैटलॉग का उद्देश्य क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान के नियमों को संतुष्ट करना। दूसरा, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, उसका उद्देश्य कि तालिका का कार्य करता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य ग्रंथ सूची के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो ग्रंथ सूची है। प्रकाशक प्रसूची, ये पुस्तकों की बिक्री के लिए होता है, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन सा है? तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का क्षेत्र है विशेष पुस्तकालयों में उपलब्ध पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना देता है। बिब्लियोग्राफी, ये सार्वभौमिक होने का दावा नहीं कर सकते, बल्कि जिस विषय का बिब्लियोग्राफी है उस विषय से संबंधित जानकारियाँ देगा। और प्रकाशक सूची का क्षेत्र क्या है कि जो प्रकाशन हुआ है, विशेष प्रकाशन, उसके बारे में जानकारी, बस। यूजर के लिए क्या है प्रसूची, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिब्लियोग्राफी, ये विद्वानों और पुस्तकाध्यक्षों के लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी। और ये तीनों यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्वान या पुस्तकाध्यक्ष, इन लोगों के लिए। भौतिक स्वरूप कैसा होता है? तो बिब्लियोग्राफी ये कंप्यूटराइज्ड होता है, पत्रक के रूप में भी होता है। कैटलॉग ये पत्रक के रूप में भी होता है और कंप्यूटर के रूप में भी होता है। बिब्लियोग्राफी पुस्तक के रूप में होता है, और मतलब बहुत मोटी पुस्तक होती है बिब्लियोग्राफी। और ये जो पब्लिशर साफ कैटलॉग, ये पुस्तक के रूप में ही होती है। ये सारी चीज़ें हैं। अगला हमें पुस्तकालय प्रसूची, ये यूनिट 6 शुरू हो गया। अभी तक हम लोग यूनिट 5 के बारे में पढ़ रहे थे, अभी यूनिट 6 शुरू हो गया। इसका पहला टॉपिक है इनर फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग, ठीक है। इनर और आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें प्रश्न जो है, पुस्तकालय प्रसूची के आंतरिक स्वरूपों को सूचीबद्ध करना है। और तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग, मतलब कैटलॉग दो तरह के होते हैं, एक तो आउटर फॉर्म क्या चीज़ होगा और एक इनर फॉर्म क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो किसी भी पुस्तकालय के लिए प्रसूची एक आवश्यक और महत्वपूर्ण उपकरण है। कुछ लोग इसको पुस्तकालय की कुंजी भी बोलते हैं। अब जो कैटलॉग होता है उसका जो भौतिक स्वरूप होता है और उसका जो भौतिक स्वरूप होता है और जो उसके गुणों को दर्शाता है उसको बोलते हैं आंतरिक स्वरूप। और जिसमें पुस्तकालय के आंतरिक स्वरूप, भंडारण, ये सारी चीज़ें जो उसमें बताई जाती हैं, इसकी 2 संक्रियाएँ होती हैं। एक तो भंडारण और पुनः प्राप्ति के लिए इनके संलेखों को तार्किक सहायक क्रम में संगठित करना, और दूसरा होता है पुस्तकालय द्वारा अर्जित प्रलेखों के लिए विभिन्न प्रकार के संलेखों का निर्माण करना। ये चीज़ है। और संलेखों का क्रम निर्धारित करने के 3 तरीके हैं। एक तो वर्णानुक्रमिक,
वर्गीकृत और वर्णानुक्रमित वर्गीकृत, इसका ये है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें कई तरह के कैटलॉग होते हैं। किस तरह से आप बुक को खोजोगे, किस तरह से सूचियाँ बनाई जाएंगी, प्रसूची किस तरह से बनेगी। एक तो लेखक के नाम के आधार पे, नाम के आधार पे, आख्या के आधार पे, विषय के आधार पे। दूसरा, क्लासिफाइड किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें अंतर बताया गया है, कई चीज़ों में अंतर भी बताया जाता है। जब हम लोगों ने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तो उसमें लेखक प्रसूची के बारे में हमने जाना था। तो ये लेखक प्रसूची क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सूची का एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाने वाला प्रकार है, कैटलॉग है। तो इसके अंतर्गत संपादक, संकलनकर्ता, अनुवादक, चित्रकार, ये सारे लोग आते हैं। और इसमें प्रविष्टियाँ जो होती हैं आनुवर्णिक क्रम में होती हैं, और यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किसी लेखक के कौन कौन सी कृतियाँ पुस्तकालय में उपलब्ध होती हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। और इसके गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कि किसी लेखक की उपलब्ध समस्त कृतियों की जानकारी एक ही जगह पे सरलता से हमें मिल जाती है। और दूसरा, किसी लेखक विशेष की पुस्तक पुस्तकालय में है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका दोष क्या है। इसका दोष ये है सबसे पहला कि कुछ सीमित प्रश्नों के उत्तर ही इसमें दिए जा सकते हैं, जैसे ग्रंथमाला, विषय, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, सिर्फ लेखक का नाम ही होता है। दूसरा, अनेक प्राचीन और ग्रंथ ऐसे होते हैं जिनमें लेखकों के नाम ही नहीं पता, कोई ग्रंथ हमें ऐसा मिला तो फिर उसके लिए इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, वो चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी। तीसरा चीज़ है कि अगर उसमें लेखक का जो नाम है वो जिस रूप में नाम लिखा हुआ है उसी रूप में, कई बार लेखकों के नाम कुछ, जैसे वो आपने निराला का नाम सुना होगा, तो निराला का कुछ और नाम है, दिनकर का कुछ और नाम है, लेकिन हमें मान लीजिए दिनकर का दूसरा नाम पता है, निराला का दूसरा नाम पता है, बट उसमें पुस्तक में दूसरा नाम लिखा गया तो भी हमें मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसके अवगुण होते हैं। अगला है शब्दकोशीय प्रसूची से आप क्या समझते हैं और इसकी लाभ और हानियों को हमें बताना है। शब्दकोशीय मतलब होता है इसको डिक्शनरी कैटलॉग उसको बोलते हैं। इसके बारे में हमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताना है। तो ये शब्दकोश का क्या अर्थ होता है। एक ऐसी पुस्तक जिसमें विभिन्न प्रकार के शब्द दिए होते हैं, उसके अर्थ दिए होते हैं और अनेक प्रकार के तथ्यों की सूचना उसमें दी जाती है। तो इस ऐसे ही ये भी होता है। और इसका जो उदाहरण होता है जीवनी कोश, और इसमें क्या होता है कि ये बहुत बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है। इसमें क्या होता है, लेखकों के नाम और उसमें जो विवरण है उसका विषय, ये सारी सूचनाएं इसमें शामिल की जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो इससे पिछला हम लोगों ने पढ़ा लेखक प्रसूची, उससे ये ब्रॉड लेवल का है। तो इसका जो फ़ायदा होता है कि एक सरल और सुगम होता है, और किसी भी वर्णाक्षर को हम लोग जो जानते हैं उससे हम लोग खोज सकते हैं। जैसे गांधी है तो जी से हम लोग खोज लेंगे तो गांधी मिल जाएगा, तो उनकी गांधी की सारी कृतियाँ मिल जाएंगी। बट गांधी हमें नहीं पता है, उनकी पुस्तक का नाम पता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, तो एस से जो चीज़ें मिलेंगी वो हम उसको खोज लेंगे। तो ये बड़ा ही सरल है। और दूसरा, लेखक कई बार कई संस्करणों में सारी चीज़ें प्रकाशित करता है, तो उसको भी हम लोग खोज सकते हैं, उसको हम लोग खोज सकते हैं। और बहुत बड़ी इसमें सुविधा होती है पाठकों के लिए। और सभी जो शब्दकोशीय प्रसूची होती है इसको एक साथ एक स्थान पे रखा जा सकता है, और पाठकों को आवश्यक सूचनाएं भी इससे मिल जाती हैं। पर्यायवाची और समनामी शब्द भी इसमें हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। एक सबसे जो इसका क्रम होता है कि वर्ण के अनुसार ABCD में या आ से ज्ञा तक जो चीज़ें होती हैं, ये इसकी शक्ति भी है और ये इसकी कमजोरी भी है। मान लीजिए गांधी की
एक तो सत्य के साथ उनका प्रयोग हो गया, ठीक है, तो उन्होंने सा से कोई पुस्तक लिखा तो वो यस में हमें मिल जाएगा, ठीक है, वो पुस्तक हमें यस में मिल जाएगा। बट अगर उन्होंने दूसरी भी कोई पुस्तक लिखी हुई जिसका पी से शुरू होगा तो फिर हमें उस एक जगह पे नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, तो इधर उधर हमें घूमना पड़ता है, फिर हमें यस को ढूंढना पड़ता है, फिर पी पे ढूंढना पड़ता है, इकट्ठा नहीं मिल पाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी है और इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत विस्तृत सूचना होती है, तो ये बहुत ही बोझिल हो जाता है। नाम प्रसूची इसको बोलते हैं, टाइटल कैटलॉग। तो नाम प्रसूची में लेखक प्रसूची का ही एक परिवर्तित रूप है, या हम बोल सकते हैं कि उसी का ही एक विस्तार दिया गया है। इसमें लेखक की कृतियाँ और उनके द्वारा लिखी हुई सभी पुस्तकों को शामिल कर लिया जाता है एक जगह पे। जो उसमें कमियां थी लेखक प्रसूची में, ऑथर कैटलॉग में, उसमें सुधार करके किया गया है। जैसे इसके कुछ संलेख का उदाहरण दिया गया, जैसे व्यक्ति लेखक हो गए, ठीक है। जैसे नेहरू ने पुस्तकें लिखी है, एक पुस्तक उनकी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड टुवर्ड्स फ्रीडम, ये पुस्तकें हैं। तो नेहरू का जब नाम आएगा, लेखक का जब नाम आएगा, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी सारी पुस्तकें होंगी उन्हीं के साथ रख दी जाएंगी, चाहे वो जी से शुरू हो, डी से शुरू हो, टी से शुरू हो। तो ये इसमें नई चीज़ बताई जा रही है। दूसरा, व्यक्ति विषय के रूप में, अब नेहरू ने जो पुस्तकें लिखी उसको हमने इकट्ठा कर दिया, और नेहरू के ऊपर कई लोगों ने पुस्तकें लिखी ना, तो जैसे मोरिस ने लिखा या अन्य लोगों ने लिखा, एमजे अकबर ने भी नेहरू के ऊपर लिखा, तो ये सारी पुस्तकें उस पर रख दी जाएंगी। और उसके बाद प्लस और जो कई बार सीरीज़ निकलती है पुस्तकों की, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख दी जाएंगी इसमें नाम प्रसूची में। तो ये उसके बहुत ही फ़ायदे हैं। अगला है विषय प्रसूची, सब्जेक्ट कैटलॉग। इसमें विषय के आधार पे चीज़ों को बांटा जाता है, विशिष्ट विषय जैसे इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ें। मान लीजिए कि गुलाब है, तो गुलाब के संबंधित जितनी भी कविताएं होंगी, जितने भी लेख होंगे, सारे एक जगह पे रखे जाएंगे। वो फूल के अंदर फिर नहीं रखे जाएंगे या वनस्पति के अंदर नहीं रखे जाएंगे, ये सिर्फ गुलाब के ऊपर ही रखे जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ विशिष्ट विषय के ऊपर प्रसूचियाँ बनाई जाती हैं, कैटलॉग बनाए जाते हैं। तो ये चीज़, लेकिन इसमें भी बड़ी समस्याएँ आती हैं कि मान लीजिए, अगर इसके हम लोग कुछ उदाहरण यहाँ पे नीचे देखें, एरोनॉटिक्स, आर्ट्स एंड एस्पेराजस, एग्रीकल्चर, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी एक चीज़ एक साथ रखी गई, लेकिन एग्रीकल्चर, एप्पल, एस्पेरेगस इसका एक समूह है, एरोनॉटिक्स, एयरक्राफ्ट, एविएशन उसका अलग समूह है, और सबको इसने एक साथ रख दिया। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मशीनें अलग होनी चाहिए ना, और कोई इंजीनियर जाएगा तो वो शायद एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें ना पढ़े, अगर वो एग्रीकल्चर इंजीनियर ना हो, उसके यंत्रों वगैरह के बारे में इंजीनियरिंग उसने ना किया हो। तो एक साथ रख देना ये बहुत बड़ी इसकी कमी है। अगला है वर्गीकृत प्रसूची की अवधारणा को स्पष्ट करना है, इसके गुणों को हम लोगों को बताना है, और उसके जो अवगुण हैं उसको हम लोगों को बताना है। इसको क्लासिफाइड कैटलॉग बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये भी विषय प्रसूची का एक स्वरूप है, जिसमें वर्ग संख्या के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, और ये विषय का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें विषयानुसार संलेखों को व्यवस्थित ढंग में रखा जाता है। इसके दो भाग हैं, एक तो वर्गीकृत भाग है और दूसरा आनुवर्णिक भाग है, ये है। तो इसका गुण हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो पाठक को प्रसूची से अपनी चाह की, जो वो चाहता है वैसे सामग्री मिल जाएगी। दूसरा, असुविधा के बिना प्रसूची को अनेक भागों में प्रिंटेड किया जा सकता है। अगला है, क्योंकि ये क्लासिफाइड है, और ये है पुस्तकालय संग्रह को विषय समृद्धि और कमजोरी इसके झलक के रूप में उजागर करती है, सभी विषयों को ये एक साथ लाकर रख देती है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? एक तो स्वायत्तता को ये प्रतिबंधित कर देती है, और प्रसूची में सक्षम होने से पूर्व पाठकों को विषय के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये
बहुत ही स्पेसिफाइड कैटलॉगिंग सिस्टम है। तो कैटलॉगिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। किताब खोजने गए हैं इतिहास का और फिर किताब पढ़ने लगे कैटलॉग का, तो इसमें ये लिमिटेशन है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स हाउ दे आर डिफरेंट। सो अगला पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय प्रसूची के आंतरिक स्वरूप के लिए 8 मानदंड बनाए गए, मापक बनाए गए। सबसे पहले पाठकों के प्रकार और पुस्तकालय संग्रह, बाधित प्रवेश, कर्मचारी सेवाएं, वित्त, ये सारी चीज़ें कुछ 8 घटक हैं, कभी पूछा नहीं है। अभी देखो, अभी हम लोग आंतरिक बातों को पढ़ रहे थे प्रसूची के, पुस्तकालय प्रसूची के। अभी हम लोग बाहरी स्ट्रक्चर को पढ़ने, आउटर को ही हम लोग फिजिकल भी बोलते हैं, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉगिंग। तो इसको हम बोलते हैं भौतिक स्वरूप या बाहरी स्वरूप, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो बाहरी स्वरूप क्या होगा? अभी तो हम लोग ये देख रहे थे कि कैटलॉग में क्या क्या चीज़ लिखा जाएगा, लेखक का नाम लिखा जाएगा, विषय का नाम लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग देखेंगे कि कैटलॉग दिखेगा कैसे, कागज़ के रूप में होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, या हाथ से लिखा होगा, या प्रिंटेड होगा, किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, बाह्य स्वरूप मतलब भौतिक चीज़, किस चीज़ पे लिखा जाएगा, आधार। तो इसमें 2 समूह हैं, एक तो पारंपरिक और दूसरा गैर पारंपरिक। तो पारंपरिक जो कैटलॉगिंग सिस्टम है उसमें सबसे पहले पुस्तक आती है, पंजिका स्वरूप, पुस्तक की तरह या पंजिका के रूप में, इसको बोलते हैं बाउंड रजिस्टर फॉर्म। तो इसका जो ये जो पुस्तक या पंजिका स्वरूप होता है, इसके गुण और दोषों को हम लोग जानेंगे। तो ये भौतिक स्वरूप में होता है, फिजिकल फॉर्म में होता है, हार्ड कॉपी हम बोल सकते हैं। और पुस्तकालयों में मुक्त प्रवेश प्रणाली को अपनाए जाने से बहुत ही ये प्रचलित है। और बड़े और सामर्थ्यवान पुस्तक अपने जो पुस्तकालय हैं उसको तो मुद्रित करवा लेते हैं, अपने जो ये प्रसूची उसको मुद्रित करवा लेते हैं, छोटे वो बेचारे हाथ से लिख कर रखते हैं। तो इसके गुण क्या हैं? एक तो सबसे पहले इसे सुविधानुसार कहीं पे बैठकर इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, ये बहुत ही कम स्थान घेरती है, इसको मुद्रित करवाया जा सकता है और उसको बेचा भी जा सकता है बाद में, और धन कमाया जा सकता है। और बहुत ही ज़्यादा ये सहायक होते हैं पुस्तकों के चयन के लिए। और पुस्तकालय ऋण में भी ये सहायक होते हैं, अनेक प्रतियाँ बनाई जा सकती हैं, पाठक इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका आकार प्रकार पहले से सुविधाजनक ही है। ये सारी चीज़ें, समय की भी इससे बचत होती है। दोष, एक तो मुद्रण करवाने में जो इसका फ़ायदा होगा उसका नुकसान ही होगा। मुद्रण से फ़ायदा हो रहा है तो नुकसान भी होगा। मुद्रण करवाने में मुद्रण मतलब प्रिंट, अधिक समय लगेगा। दूसरा, बहुत ही श्रम लगेगा प्रिंट करवाने में और धन भी वेस्ट होगा।